जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। एक हमारे यहाँ कहावत है हिंदुस्तान में, गई भैंस पानी में। गई भैंस पानी का मतलब यह है कि भैंस को पानी में रहना बहुत पसंद होता है। तो कभी भी आप देखते होंगे तो भैंस अगर एक बार तालाब में उतर जाए नहाने के लिए तो उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो इतना प्रिय होता है उसको पानी और पानी में रहना। जैसे गन्ने को अगर हाथी के मुंह में चला जाए, हाथी के मुंह से गन्ना छीनना भी उतना मुश्किल होता है। शेर के मुंह में मांस हो उसका छीनना भी मुश्किल होता है, जितना भैंस को पानी से निकालना मुश्किल होता है। तो एक कहावत बनी कि गई भैंस पानी में। मोदी जी, जब से आप 11 साल से सत्ता में आए हैं, हम महात्मा गांधी के पुजारी आपसे हमेशा ये आवेदन करते रहे, निवेदन करते रहे कि इस देश को गांधी का ही देश बने रहने दें और इसको गोडसे का देश न बनने दें। क्योंकि आज देश में शांति इसीलिए है, सब कुछ होने के बावजूद, कि पड़ोसी देशों में उपद्रव हुआ, जंजीर सड़कों पे आए। या हमारे देश के अंदर 99% लोग ऐसे हैं जो गांधी को मानते हैं, कुछ लोग हैं जो गोडसे को मानते हैं। तो आपके दल और आपके प्रेमियों द्वारा बहुत ज्यादा प्रयास करने के बावजूद ये देश गांधी का ही देश बना रहा, गोडसे का देश नहीं बना। इसीलिए हमारे देश में अशांति नहीं हुई, हिंसा का स्थान हमारे देश के अंदर नहीं है। लेकिन एक निवेदन मैं मोदी जी जो करना चाहता हूं, जो आज मैंने टैगलाइन दी है कि गई भैंस पानी में। देखिए, 11 साल के अंदर जो ये नफरत का बीज बोया गया है, अब इसकी फसल दिखने लगी। पाकिस्तान ने 1947 में बीज बोया था, पिछले 30 साल से लगातार उसकी फसल काट रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि ये रुक जाए और ये जो वहां का इस्लामीकरण हुआ है वो रुक जाए और एक प्यार मोहब्बत से, सद्भाव से पाकिस्तान के अंदर लोग रहें। वो उसमें असफल हो गए, क्योंकि उनकी भैंस वो 1947 में पानी में चली गई थी और हमारी भैंस पिछले 11 साल में पानी में गई है। हमारे देश ने स्वतंत्र होने के बाद पाकिस्तान से कुछ नहीं सीखा। हमने सिखाने का प्रयास किया कि गांधी को मानो, शांति को मानो, अहिंसा को मानो। वो नहीं माना, उसका हश्र आपके सामने है। लेकिन पिछले 11 साल से पाकिस्तान से ही लेसन लेते हुए भारतवर्ष के अंदर वही किया गया जो पाकिस्तान ने 1947 में किया। ऐसा बताया गया जैसे मुसलमान जो हैं वो राष्ट्र विरोधी हैं, हमारे देश के अंदर करोड़ों घुसपैठिया घुस आए हैं, हमारे सनातन धर्म को बहुत ज्यादा खतरा है। वो खतरा जो पिछले 1000 साल में कभी नहीं हुआ। विदेशियों का शासन हमारे देश में रहा, लेकिन सनातन को खतरा कभी नहीं रहा। सनातन हमेशा इसलिए मजबूत हुआ कि सनातन धर्म की जो मूल भावना थी, शांत रहना, सत्य का साथ देना और प्यार मोहब्बत से सबको समेट के रखना, जो स्वामी विवेकानंद ने कहा था। इसलिए किसी ने भी हम पर बहुत ज्यादा आक्रमण नहीं किया। ये भाई लोग शांत प्रिय लोग हैं, अहिंसात्मक के पुजारी हैं, इनको बहुत ज्यादा दबाने की आवश्यकता नहीं। इसलिए वी सर्वाइव्ड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। लेकिन 11 साल में जो हमारे देश के अंदर हुआ, मुसलमानों को, क्रिश्चियनों को, अल्पसंख्यकों को जिस प्रकार से ट्रीट किया गया, हम बिल्कुल अब उसी दिशा में चल पड़े हैं जैसा पाकिस्तान की भैंस पानी में चली गई थी। जो ये विद्वेष पैदा किया, ये जो जहर की खेती हुई है, ये जो नफरत की खेती हुई थी, जिसको रोकने के लिए, पनपने न देने के लिए राहुल गांधी ने पूरे देश की यात्रा की और भारत जोड़ो यात्रा चलाई, भारत न्याय यात्रा चलाई। उनका उद्देश्य यह था कि देश के अंदर थोड़ी सी शांति आए, सद्भाव आए, संभाव आए और इतनी ज्यादा उत्तेजना और इतना ज्यादा हिंसात्मक माहौल जहां लोगों को लिंच कर दिया जाए और झूठी वूटी कहानियां बनाकर लोगों को उत्तेजित किया जाए, उस पर रोक लग सके। गांधीवादी भी अपनी कोशिश करते रहे, गोडसेवादी भी अपनी कोशिश करते रहे। लेकिन देखिए, पिछले 6 दिन के अंदर 3 घटनाएं ऐसी घटी हैं जो हम लोग हमेशा से कहते आए हैं कि अब इस प्रवृत्ति को रोकना मोदी जी और शाह साहब के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि
आग लगाने में तो 5 मिनट लगता है, बुझाने में घंटों लगते हैं और कई बार आग बुझ भी नहीं पाती। उत्तेजना पैदा करना आसान है, उत्तेजना को शांत करना मुश्किल है। एक बार जब मॉब, एक भीड़ अनियंत्रित हो जाती है तो उसको रोक पाना, आग को, पानी को और भीड़ को रोक पाना किसी के बस की बात नहीं होती। जो आपने नेपाल में देखा, श्रीलंका में देखा, बांग्लादेश में देखा, पाकिस्तान में नहीं देखा, क्योंकि हम गांधी के देश थे तो हमारे यहाँ देश में अभी तक आपने नहीं देखा। लेकिन अगर सत्ताधारी पक्ष का को सफलता मिल जाती और ये गोडसे का देश बन जाता तो वो भी शायद देखने को मिल जाता। भगवान की कृपा है कि हम गांधी के रास्ते पे चले। 3 घटनाएं घटी। पहली घटना, रायबरेली के अंदर एक हरिओम नामक दलित युवक जो कांग्रेस का कार्यकर्ता था, राहुल गांधी का प्रशंसक था, उसको रायबरेली के दबंग घेर के पीटते हैं, उसे नंगा करते हैं, उसकी जंघाओं पे वार करते हैं और जब वो पुकारता है राहुल 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 तो कहते हैं राहुल नहीं, ये हम बाबा के आदमी हैं, और करके उसको मार देते हैं। ये कौन लोग हैं जिन्होंने ये किया? ये तो चलिए राहुल गांधी की रायबरेली कॉन्स्टिट्यूएंसी है तो पुलिस पे दबाव पड़ा और एफआईआर हो गई और वो लोग अरेस्ट हो गए। लेकिन इस प्रकार से रामजीलाल सुमन आगरा के अंदर उनके स्टेटमेंट के ऊपर किस प्रकार से उनके घर में आक्रमण किया गया, परिवार वालों से दुर्व्यवहार किया गया, वो आपने देखा और कोई कार्रवाई नहीं हुई। रायबरेली में तो कार्रवाई हो गई लेकिन आगरा में कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि जिसके घर में आक्रमण किया गया था वो समाजवादी पार्टी का राज्यसभा का सांसद है और बहुत पुराना तपा तपाया नेता है। देश के अंदर जो मनुवाद फैल रहा है, देश के अंदर जो ये ब्राह्मणवाद फैल रहा है, ये देश के लिए खतरा है, ये देश को तोड़ रहा है। अभी तो चलिए 240 सीटें मिली हैं, अगर 400 सीटें मिल गई होती तो हमें क्या क्या देखना ना पड़ता। भगवान की बड़ी कृपा है कि हमें वो दिन देखने नहीं पड़े। तो पहली घटना तो ये रायबरेली की। दूसरी घटना जो आपने देखा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हमारे देश के सर्वोच्च न्याय व्यवस्था के सुप्रीम लीडर जो अम्बेडकराइट हैं, बौद्ध धर्म के हैं, लेकिन हमारे लिए माननीय है क्योंकि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। वहां पे राकेश तिवारी नामक एक वकील 71 साल का उनके ऊपर जूता फेंकने का प्रयास करता है और जब निकलता है तो सनातन के अपमान की बात करता है। तो ये जो सनातन का अपमान आपने लोगों के दिमाग में भर दिया है, जिसमें अम्बेडकराइट्स के खिलाफ घृणा भर दी है, पेरियार को मानने वालों के खिलाफ घृणा कर दी है, दलितों के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ घृणा भर दी है, उसकी वजह से एक मनुवादी व्यक्ति, एक मनुवादी वकील ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे आक्रमण कर दिया। मैं तो चाहता था कि वहां पे उस वकील को से कड़ा दंड मिले, लेकिन चलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब हैं, दयावान आदमी हैं, गांधीवादी व्यक्ति हैं, तो उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। हालांकि वो आदमी अरेस्ट हो गया, तिवारी, और उसको जेल भी भेज दिया गया। इसके बाद तीसरी घटना घटती है कल न्यूज 24 के अंदर, मैंने कल का मतलब 6 तारीख, मैं 7 तारीख को रिकॉर्ड कर रहा हूं। न्यूज 24 के अंदर एक चर्चा होती है। उस चर्चा का विषय है कि क्या 10,000 रुपए जो बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी दे रही है, इसका फायदा होगा। प्रोफेसर रविकांत उस चर्चा में हैं, सत्यप्रकाश मिश्र नामक एक जेडीयू के प्रवक्ता उस डिस्कशन में हैं। रविकांत जब अपनी बात कह रहे हैं तो ये कहते हैं कि बिहार की महिलाएं इतनी कमजोर नहीं हैं कि ये मनुवादी व्यवस्था में जिसमें 10,000 रुपए देकर उसका वोट खरीदा जाए, ऐसा नहीं होगा। तो वो कह रहे हैं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये जो 10,000 रुपए दिए गए हैं ये दान नहीं दिए गए हैं, ये लोन दिए गए हैं और ये लोन वापस लिया जाएगा। अब इसमें 3 परिस्थिति बनती हैं, या तो बीजेपी जेडीयू की सरकार बन जाएगी, नीतीश कुमार बाहर हो जाएंगे, मानी बात है जिन जिन गांवों से वोट मिला होगा वहां तो लोन राइट ऑफ हो जाएंगे और जहां जहां नहीं मिला होगा वहां लोन वापस ले लिए जाएंगे। दूसरा है कि
महागठबंधन जीत जाएगा तो तेजस्वी यादव को भुगतना पड़ेगा कि देखो बीजेपी कहेगी हमने तो लोन दिया था, वसूली तेजस्वी यादव क्यों कर रहे हैं। तो करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ रुपए जो हमारे टैक्स के पैसे के हैं वो बांट दिए गए। लेकिन उस चर्चा में जो सत्यप्रकाश मिश्र हैं, वो प्रोफेसर रविकांत जो एक बहुत बौद्धिक व्यक्ति हैं और बहुत अच्छे वक्ता हैं और बहुत तेजस्वी व्यक्ति हैं, लेकिन केवल इसलिए कि वो दलित समाज से आते हैं और सत्यप्रकाश मिश्र सवर्ण समाज से आते हैं, जिस प्रकार का अपमान न्यूज 24 की चर्चा में करते हैं मानव गुप्ता जी के प्रोग्राम में जो 5 बजे आता है, और उसमें मानव गुप्ता भी दोनों को बराबर ट्रीट करते हैं, जबकि प्रोफेसर रविकांत कोई भी गलत बात नहीं कहते। अपमान, बदतमीजी की भाषा, गलत भाषा वो केवल मिश्रा जी करते हैं। तो वहां तिवारी जी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे चप्पल फेंकने का प्रयास करते हैं और यहां मिश्रा जी प्रोफेसर रविकांत। तो एक हरिओम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रोफेसर रविकांत, ये तीनों का दोष केवल इतना है कि ये मनुवाद के खिलाफ हैं और ये सामाजिक न्याय चाहते हैं। इस मामले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, जो रेड्डी समुदाय से आते हैं। तो कहते हैं कि मैं रेड्डी समुदाय का हूं, जो पिछड़ी जात नहीं है, सवर्ण जात है, लेकिन मैंने अपने समाज के लोगों को बुलाकर बताया कि तुम 10% लोग अगर इनको 90% को अपना अधिकार नहीं दोगे तो सबसे ज्यादा परेशानी तुम्हारी होगी, तुमको होगी। अभी तक एकत्रित नहीं हुए हैं, संगठित नहीं हुए हैं, लेकिन अगर संगठित होंगे तो ये 10% लोगों के लिए बहुत मुश्किल क्रिएट करेंगे और हमको ही झेलना पड़ेगा। इसलिए बेहतर है कि इनको अधिकार दे दो। इसलिए उन्होंने रिजर्वेशन बढ़ा दिया ओबीसी का, इसीलिए उन्होंने जातीय जनगणना भी करा दी। तो ये तीन घटनाएं ये बताती हैं कि मोदी जी जो ये धार्मिक और जातीय विद्वेष पैदा कर दिया गया है और समाज में परकोलेट डाउन कर गया है, जड़ तक पहुंच गया है, इसको रोक पाना अब आपके लिए मुश्किल है। आपकी बात कोई सुनेगा भी नहीं, वैसे कोई कह भी नहीं रहा है। और मुझे ऐसा लगता है राकेश तिवारी, जिन वकील साहब ने जूता चप्पल फेंका है, कहीं उनको राज्यसभा या किसी स्टेट का गवर्नर बना के अपना भेज दें, क्योंकि आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी में केवल वो लोग पुरस्कृत होते हैं जो इस प्रकार से गाली गलौज करते हैं और सारी मर्यादाओं का निर्वहन नहीं करते हैं। हो सकता है सत्यप्रकाश मिश्रा ने भी इसीलिए गलत भाषा का प्रयोग प्रोफेसर रविकांत के लिए किया हो कि शायद उनको पदोन्नति हो जाए और उनको टिकट मिल जाए। गलत परंपरा है, लेकिन इस गोडसेवाद को जैसे बढ़ाया जा रहा है, मनुवाद को जैसे बढ़ाया जा रहा है, ये राष्ट्र के लिए अहितकारी है। इसलिए मैं लोगों को सचेत कर रहा हूं और निवेदन कर रहा हूं, गांधी के मार्ग पे रहिए, अहिंसा के मार्ग पे रहिए और शांति स्थापित करते हुए इस मनुवाद को बढ़ने से रोकिए। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।